दीपांकर भट्टाचार्य जी मंच पर आए। सीपीआईएमएल के महासचिव और परिचय के मोहताज नहीं है, सिंपल सोवर और इतने बड़े पद पर रहने के बावजूद कहीं से भी आपको देखकर नहीं लगेगा कि एक राजनेता, खाटी राजनेता। स्वाति हमारी सहयोगी उनसे बातचीत करेंगे। स्वागत कीजिए दीपांकर भट्टाचार्य जी का एक बार तालियों के साथ। बहुत सारे सवाल जवाब, क्योंकि बिहार के चुनाव में अहम भागीदारी इनकी होगी। और अब स्वाति के हिस्से माइक, सवाल उनके, फहरिस्त उनके। अब सवालों का सिलसिला शुरू होगा। धन्यवाद अनूप, बहुत बहुत स्वागत है दीपांकर जी आपका। क्योंकि बिहार में आबो हवा बदल चुकी है, मौसम बदल चुका है, तापमान हाई नजर आ रहा है और इसके साथ ही साथ वादे और दावों की बरसात हो रही है। दीपांकर भट्टाचार्य जी, महागठबंधन की क्या कुछ तैयारी है? क्या सीटों के बंटवारे को लेकर आप में सहमति बन गई है महागठबंधन में? क्योंकि आज ही चुनाव की तारीखों का ऐलान भी होने वाला है। क्या तैयारियां बिहार की जनता के लिए आपने की है इस बार? बिल्कुल, और ये थोड़ा हैरान करने वाला है क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर मामले की आखिरी सुनवाई है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इसमें बहुत गड़बड़ियां अगर हो तो हम लोग इसको रोक भी सकते हैं। ये गजब का है, पूरे देश में एक नए किस्म का फंक्शनिंग का पैटर्न दिख रहा है कि एक दिन पहले चुनाव की घोषणा कर दो ताकि सुप्रीम कोर्ट को भी शायद ये मौका मिल जाए कि भाई अब तो फेट अकम्पली है, चुनाव की घोषणा हो चुकी है। और चुनाव आयोग भी सुप्रीम कोर्ट का तो इतना सम्मान करना चाहिए था कि सुनवाई खत्म हो उसके बाद आप ऐलान करते। खैर, लेकिन चुनाव का ऐलान तो होने वाला है। और महागठबंधन की कल एक बैठक हुई थी जी। मेरे ख्याल से आज भी और कुछ बैठकें, तो लगभग हम लोग भी आखिरी चरण में हैं और महागठबंधन पूरे अपने सीटों के साथ हम लोग सामने आ जाएंगे। मैं ये समझने की कोशिश भी कर रही थी, बड़े सारे युवा यहाँ पर मौजूद हैं, कि इस बार मुख्यमंत्री कौन होगा? क्या महागठबंधन में ये डिसाइड हो चुका है? क्योंकि कांग्रेस जो है वो मुख्यमंत्री पद को लेकर कुछ भी बोलती हुई नजर नहीं आ रही है। दूसरी तरफ हम देख रहे थे वोटर अधिकार यात्रा, आप लोगों को विशाल जनसमूह का समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा था। उसके बाद ये कहा जा रहा है कि भाई जो कांग्रेस की बार्गेनिंग पावर है वो काफी मजबूत हो गई है और यही वजह कि क्या कांग्रेस एकला चलो की नीति अपना सकती है इस बार के चुनाव में? क्या लगता है इस पर? आपने युवाओं का जिक्र किया, मेरे ख्याल से युवाओं के सामने ये सवाल नहीं है कि मुख्यमंत्री कौन होने वाले हैं। उनके सामने सवाल है कि हमारे रोजगार का क्या होगा। सुरक्षित रोजगार, सम्मानजनक जीने लायक वेतन, बिहार से पलायन ना करना पड़े। और बिहार में अभी आरक्षण की भी काफी चोरी हो रही है। अभी आरक्षण की चोरी हमने देखा कि अभी डीजीपी साहब यहाँ थे, पुलिस की बहाली निकली है, 1800 पोस्ट है, 16% आरक्षण कायदे से दलितों को मिलना चाहिए। अभी तो 288 पोस्ट होना चाहिए, उसमें 210, 78 पोस्ट की चोरी। और नौजवानों ने बताया कि बिल्कुल यही परिपाटी है बिहार में। तो नौजवानों के सामने तो मेरे ख्याल से यही सब सवाल है। बाकी महागठबंधन के लिए हमें लगता है कि सीटों के ऐलान के साथ साथ हो सकता है, ये औपचारिकता भर है, सबको पता है। अच्छा। सबको पता है और इसीलिए बिहार में ये कोई सवाल नहीं है। चुनावों से पहले मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान हो जाएगा या बाद में होगा? क्या कांग्रेस आमतौर पर बाद में तब होता है जब कोई पोस्ट पोल अलायंस हो। तो मेरे ख्याल से जहां प्री पोल अलायंस है और उस प्री पोल अलायंस को अगर एक ठीक ठाक बहुमत मिले तो मुख्यमंत्री के बारे में ऐलान औपचारिक हो चाहे ना हो, सबको पता है कि बड़े दल के जो नेता है वही मुख्यमंत्री के हकदार हैं, बनेंगे। तेजस्वी जी फिलहाल एलओपी हैं और उप मुख्यमंत्री 2 बार रह चुके हैं, पिछले चुनाव में भी मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर थे। इसलिए मेरे ख्याल से बिहार के लिए बहुत सेटल्ड क्वेश्चन है ये। कांग्रेस क्यों नहीं सेटल लग रही है इस पे? नहीं, वो कुछ नहीं, हमें लगता है कि औपचारिकता है, कुछ सीटों के साथ शायद इसका ऐलान हो, घोषणा पत्र भी आ जाए, एक पूरे पैकेज के साथ बातें हो, बस इतनी बात है। अभी हमारे साथ डीजीपी जी मौजूद थे, बड़ी सारी उनकी तरफ से बातें कही गई कानून व्यवस्था को लेकर। एक्स डीजीपी साहब भी हमारे साथ हैं, अभयानंद जी। मैं समझने की कोशिश करूंगी, इन सालों में जब एनडीए की सरकार थी, कानून व्यवस्था को आप कैसे देख रहे हैं, मौजूदा स्थिति को कैसे देख रहे हैं, और अगर मैंडेट आपको मिलता है तो क्या दिशा और दशा बदलेगी बिहार की? देखिए, कानून व्यवस्था की स्थिति तो बहुत खराब है इस समय। हमें लगता है कि अपराध बिहार में चरम पर है और नए नए किस्म के अपराध है। जैसे बिहार में लोग कहते हैं कि शराबबंदी अभी घोषित नीति है जी, लेकिन पूरे बिहार में आम चर्चा है कि शराब की उसकी होम डिलीवरी होती है। और ये जो होम डिलीवरी है वो सब कुछ थाना के नॉलेज में है।
तो एक तो अपराध में, भ्रष्टाचार में नए आयाम जुड़ गए हैं। अब जहां पटना में सुबह 7 बजे पारस अस्पताल में अगर पूरे कुछ लोग आ जाते हैं नौजवान, अब उनके चेहरे पर कहीं कोई खौफ नहीं है, बेखौफ बिल्कुल आ करके बिल्कुल गोली चला करके चले जाते हैं, निकल जाते हैं। तो आप तो अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई यहाँ बिहार में कोई अपराधी खुलेआम बेखौफ घूम रहे हैं। अपराधी अफसर और एक तरीके से पुलिस तंत्र, इसका हम लोग ये एनडीए गठबंधन, इंडिया गठबंधन, इन गठबंधनों की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन जो गठबंधन दरअसल ऑपरेट कर रहा है वो अफसर, अपराधी और पुलिस तंत्र का, और ये खतरनाक स्थिति है बिहार के लिए। इसमें तो बिल्कुल सुधार लाना होगा, इसको अपराध पर और भ्रष्टाचार पर तो काबू पाना ही होगा बिहार में। अच्छा दीपांकर जी, क्योंकि मैं देख रही थी जैसे ही एसआईआर का अनाउंसमेंट हुआ, पहली लिस्ट हुई, आपने बड़ा प्रदर्शन किया। हमने दिल्ली से लेकर संसद में और उसके बाद विधानसभा तक की तस्वीरें देखी कि किस तरह से काले कपड़े पहन के प्रदर्शन भी हो रहा था, सड़कों पर तमाम नेताओं की, महागठबंधन की मौजूदगी देखी जा रही थी। लेकिन क्या आपने एसआईआर का मुद्दा आप छोड़ दिया है? क्या दूसरे मुद्दों की तरफ आप रुख करते हुए नजर आ रहे हैं? ये भी समझने की कोशिश करूंगी। और एसआईआर को किस नजर से देख रहे हैं आप? 2003 में भी एसआईआर हुआ था, इस तरह की बातें बीजेपी कहती हुई नजर आ रही है। नहीं, 2003 में वो कोई एसआईआर नहीं था। सच कहिए तो चुनाव आयोग का जो डिक्शनरी है उसमें एसआईआर कोई शब्द ही नहीं था। एसएसआर है जो समरी स्पेशल रिवीजन है, आईआर है जो इंटेंसिव रिवीजन है, लेकिन दोनों को मिला करके एसआईआर तो पहली बार हुआ बिहार में। और उसमें भी जिस तरह का एसआईआर हुआ, ये नागरिकता साबित करने के लिए कहा गया, और जितने बड़े पैमाने पर नाम कटे हैं, किसी वेरिफिकेशन में कभी नहीं ऐसा हुआ है। तो हमें लगता है कि आंदोलन तो हम लोगों ने जो किया बिहार में, हमने क्या किया, पूरे बिहार ने किया, बिहार के पब्लिक ने किया, और उसका शायद परिणाम ये है कि जो 2 करोड़ कम से कम नाम यहाँ हम लोगों के आशंका थी, तो 2 करोड़ के बजाय अगर 69 लाख के नाम कटे हैं, थोड़ी सी राहत बिहार को मिली है। तो 69 लाख का मतलब 10 मतदाता में लगभग 1 मतदाता का नाम कट गया। तो बाकी जो 9 के नाम बचे हैं उनमें से कम और 4 के नाम तो कट सकते थे। अच्छा, इस पर एनडीए और चुनाव आयोग भी कह रहा है कि पारदर्शिता के लिए जरूरी है। नहीं, इसमें पारदर्शिता है ही नहीं। ये तो पारदर्शिता का सबसे बड़ा दुश्मन है। पारदर्शिता नाम की कोई चीज इसमें है ही नहीं। चुनाव आयोग ने, पारदर्शिता की बात थी तब तो सबसे पहले चुनाव आयोग को कंसल्ट करना चाहिए था, डिक्लेयर करना चाहिए था। ये तो नोटबंदी की तरह है ना। अचानक 24 जून को सर्कुलर आया है कि कल से पुरानी मतदाता सूची खत्म और पूरे बिहार में कोई मतदाता सूची नहीं है, नए सिरे से सूची बनेगी। इसकी इसमें कोई पारदर्शिता नहीं है। अभी भी चुनाव आयोग की टीम ही दौरा करके गई है, 3,66,000 नाम और काटे गए, और किसी को पता नहीं 3,66,000 कौन लोग हैं और क्यों नाम काटे गए। आपने देखा होगा कि एक स्टोरी निकली मेरे ख्याल से इकोनॉमिक टाइम्स में कि इनमें से 6,000 ऐसे लोग हैं जिनकी नागरिकता संदिग्ध है। हम लोगों ने जब चुनाव आयोग से कहा कि भाई आपके बारे में सूत्रों के हवाले से ऐसी स्टोरी निकल रही है, तो उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने लिखा उनसे पूछिए, हमने तो नहीं कहा। तो हम ये जानना चाहेंगे कि सच में ये जो पूरे हल्ला हो रहा है कि बिहार में इतने घुसपैठी है, घुसपैठियों को भगाने के लिए एसआईआर जरूरी था, और 65 लाख में एक भी घुसपैठी का जिक्र नहीं था। 2019 के 10 जुलाई को जब संसद में इस पर बहस हुई थी, उस समय हमारे रविशंकर प्रसाद जी लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर थे। चुनाव आयोग के हवाले से उन्होंने कहा था कि 2016 से 19 तक 4 साल में सिर्फ 3 ऐसे केस मिले थे, वो भी तेलंगाना, गुजरात और पश्चिम बंगाल में, बिहार में एक भी नहीं। तो आज फाइनली अगर कहीं कोई बात आती है तो या तो चुनाव आयोग को बताना चाहिए, और नहीं तो ये जो लगातार घुसपैठ ये जो झूठ बोले जा रहे हैं लोग, इस पर तो रोक लगनी चाहिए। अच्छा, बिहार में एक्सपेरिमेंट क्यों? चुनाव से पहले बिहार में एक्सपेरिमेंट क्यों? आपकी क्या राय? इन्होंने तो कहा कि बिहार से हम शुरू कर रहे हैं, तो बिहार के लिए अलग नहीं। बिहार में तो बिहार के चुनाव को डिसरप्ट करना, नोटबंदी जैसे, ठीक है, यूपी के चुनाव से पहले नोटबंदी आया था 2016 में, अगर आप याद करें 17 में यूपी का चुनाव था। तो बिहार का ये चुनाव मेरे ख्याल से सबको पता था कि ये चुनाव बदलाव वाला चुनाव है, अभी भी है। चुनाव में कुछ डिसरप्ट करना है चुनाव को, और बिहार से शुरुआत करनी है, पूरे देश में करना है इसको। इसलिए एसआईआर तो पूरे देश के लिए आ रहा है, और हमारा जो सुप्रीम कोर्ट में केस है वो केस यही है कि एसआईआर जो
देश में संविधान के तहत इलेक्टोरल सिस्टम है, उस सिस्टम की मूल भावना के बिल्कुल विपरीत है इसमें। क्योंकि इसमें आप नाम जब भी जहां भी एसआईआर होगा जी लोगों के नाम बड़े पैमाने पर काटे जाएंगे, प्रवासी मजदूरों के नाम जाएगा, गरीबों का नाम जाएगा, जिनके पास दस्तावेज नहीं होगा वैसे लोगों का नाम जाएगा। तो भारत की नागरिक माने एक तरीके से चुनाव व्यवस्था और वोटिंग राइट, जिनके लिए वोटिंग राइट ज्यादा जरूरी है, गरीब जो वोट करते हैं, और उनका ही वोटिंग राइट छीना जाएगा। इसलिए एसआईआर तो मेरे ख्याल से संविधान की भावना के विपरीत है। और शायद एक दिन आएगा, जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड पर पहले कोई नहीं कह रहा था, सब कुछ हो गया, उसके बाद अंततोगत्वा वो दिन आया जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो संविधान विरोधी है। तो मैं अभी भी उम्मीद करता हूं कि ये दिन भी आएगा जब हिंदुस्तान का सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि एसआईआर जो है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। बिल्कुल, देखिए एसआईआर पर लगातार सुनवाई भी जारी है और इस बीच आज चुनाव की तारीखों का ऐलान भी होने वाला है। तमाम दोनों ही गठबंधन की तरफ से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। क्षेत्रीय दलों की क्या भूमिका हम दीपांकर जी ये समझने की कोशिश करेंगे, इस बार देखने को मिलेगी। आप कितनी सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं, कुछ ऐसी सीटें जो स्पेसिफिक आपकी तरफ से डिमांड की गई है। दूसरी तरफ जनता के कौन कौन से मुद्दे आप लेकर जनता के बीच पहुंचने वाले हैं इस बार? बिहार में तो देखिए क्षेत्रीय दल का ही तो एक तरह से लीडिंग रोल है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख जेपी नड्डा आकर के बोल के गए हैं कि रीजनल पार्टीज का समय समाप्त हो रहा है, देश में एक ही पार्टी रहेगी, उस पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। जबकि नीतीश कुमार के कंधे पर बंदूक रख करके सरकार इतने दिनों से चल रही है। तो बिहार में चाहे इंडिया गठबंधन की बात करें, उसमें भी जो लीडिंग पार्टी है वो आरजेडी है, ओरिजिनल पार्टी है। और एनडीए में भी भाजपा जरूर कब्जा करने की कोशिश में है, लेकिन वहां है बाकी जो पार्टीज हैं। बड़ी आपने रोचक बात कही, इस पर एक दिलीप जायसवाल का कल स्टेटमेंट आया कि कोई बड़ा और छोटा भाई अब नहीं होने वाला है, इस पर क्या कहेंगे? अभी चुनाव के समय सब बोला जाता है, चुनाव हो जाएगा उसके बाद पता चलेगा। चुनाव से पहले कोई शिंदे साहब मुख्यमंत्री रहते हैं और चुनाव हो जाने के बाद कोई फडणवीस मुख्यमंत्री बन जाते हैं। तो चुनाव के बाद क्या होगा, खैर हमें तो लगता है कि बिहार मौका नहीं देगा इस बार एनडीए को, इंडिया को निर्णायक बहुमत इस बार मिलने वाला है। और जहां तक मुद्दों की बात है तो मुद्दे तो ढेर हैं बिहार में, गरीबी है, बेरोजगारी है, पलायन है, अपराध है, भ्रष्टाचार है, लेकिन सभी मुद्दों का अगर कोई निचोड़ निकाला जाए वो है कि बिहार को बदलाव चाहिए। बहुत हो गया है, 20 साल मौका दिया गया नीतीश जी को, मोदी जी को। 2014 से डबल इंजन की सरकार है और डबल इंजन का डबल हमला बिहार पर होता रहा है। तो हमें लगता है कि बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा इस बार चुनाव में बदलाव, बिहार बदले संविधान के रास्ते पर और आगे बढ़े बिहार। तेजस्वी यादव लगातार वीडियोस, फोटोग्राफ शेयर करते रहते हैं। नीतीश कुमार जी के स्वास्थ्य को लेकर वो हमेशा सवाल उठाते रहते, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, इसको लेकर के बिहार में चिंता है लोगों में, क्योंकि नीतीश जी पिछले 1.5-2 साल जो जिस तरीके का उनका पब्लिक में बातें या पूरे आचरण उनका दिखा है, तो वो लगता है कि कहीं पुराने नीतीश जी नहीं है। इसलिए बिहार तो चिंतित है और चिंता स्वाभाविक है। और हमें लगता है कि यही उड़ीसा में नवीन पटनायक की सेहत को राजनीतिक मुद्दा बना दिया था भारतीय जनता पार्टी ने। उससे तो नवीन पटनायक तो नीतीश जी से बेहतर स्थिति में थे। तो अगर नवीन पटनायक का सेहत उड़ीसा का मुद्दा बन जाए तो नीतीश जी की स्थिति क्या है, वो बिहार के लिए जरूर चिंता की बात है। अच्छा, आप नीतीश कुमार या कहें एनडीए की सरकार ही सौगातों का पिटारा खोलती हुई नजर आ रही। अंतिम सवाल, मेट्रो का उद्घाटन होने वाला है, मेट्रो ट्रेन का, इस पर आप क्या कहेंगे? भाई बिहार के लिए तो हमें लगता है कि कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम ही नहीं है। एक मेट्रो तो एक सिंबॉलिक है। और हमको तो यूपी याद है कि यूपी में अखिलेश जी जब चुनाव हारे उससे पहले मेट्रो का उद्घाटन हुआ था, लखनऊ में मेट्रो चलने लगा। मेट्रो तो हिंदुस्तान में सबसे फंक्शनल दिल्ली में है, जिससे फर्क पड़ता है, थोड़ा बहुत कलकत्ता में है, बाकी सभी जगह मेट्रो जो है एक तरह का बहुत सिंबॉलिक मामला है। तो बिहार के लिए जो पिटारा आपने कहा, इसमें जो घोषणाएं हो रही है, युवाओं के लिए 1000 रुपए अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, अब बिहार के नौजवानों को तय करना है कि 20 साल रोजगार सुनने के बाद 5 करोड़ 2 करोड़ सालाना इतने करोड़, तो चुनाव से पहले अभी 1000 रुपए का मजाक क्या नौजवानों के मंजूर है? बिहार में मिड डे मील की जो महिलाएं हैं, 1650 रुपए मिलते थे इनको सालाना,
मैंने साल में 10 महीना 1650 महीने का सबसे कम हिंदुस्तान का। उनके तमाम आंदोलनों पर लाठियां चलती थी हमेशा, और अब चुनाव से पहले उसको कुछ बढ़ाने की बात हुई। तो बिहार के महिलाओं को तय करना है कि माइक्रो फाइनेंस का कर्ज इंपॉर्टेंट है, कर्ज का बोझ, या ये 10,000 जो चुनाव से पहले वोट खरीदने के लिए। तो हमें लगता है नीतीश जी को, मोदी जी को शायद लग रहा है जी कि हमने भ्रष्टाचार को इस कदर स्थापित कर दिया कि लोगों को पता है कि बिना पैसा दिए, बिना घुस दिए जी कुछ काम होगा नहीं, तो हमारा भी काम घुस देकर ही होगा, वोट भी हमें घुस देकर के मिलेगा। और हमें लगता है कि बिहार को तय करना है हाँ। कि भ्रष्टाचार का अगर विरोध करना है जी तब ये सबसे उसकी शुरुआत यहाँ से हो कि जो भी पैसे मिले वो आपके हक का बहुत छोटा हिस्सा है। बिल्कुल एक दीपांकर मजाक जी, आपने है, बहुत हम महत्वपूर्ण बातें कही, बेबाकी से अपनी राय जनता के बीच रखी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ नमस्कार। इस मंच को साझा करने के लिए। मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे सीएमडी उपेंद्र राय जी को, सर को मोमेंटो और शॉल देकर उनका सम्मान करें। प्लीज सर, प्लीज मंच पर आए। तालियों की गड़गड़ाहट देखिए, आपसे जुड़े मुद्दों का जिक्र हुआ है और बेबाकी से दीपांकर जी ने इन तमाम मुद्दों पर, ज्वलंत मुद्दों पर अपनी राय रखी है। महागठबंधन का पक्ष रखा है, भाकपा माले का पक्ष रखा है, और लगातार हमारी ये चर्चा जारी है। आगे भी इस चर्चा को हम जारी रखेंगे। हमारे खास कॉन्क्लेव, मेगा कॉन्क्लेव नए भारत की बात बिहार की साथ में। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। मोमेंटो। तो देखिए, चुनाव की हवा जो है अब बदलती हुई बिहार की चुनावी मौसम